दोस्तों ये कहानी शुरू होती है कोलकाता से। कोलकाता की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम दीप्ति होता है, उसके हाथ में दो भारी भारी बैग थे और वो घबराई हुई से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। वो सीधा हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वहां जाके प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है और दिल्ली जाने वाली ट्रेन का वेट करने लगती है। जो दीप्ति लड़की थी वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। कुछ ही देर में देखते ही देखते प्लेटफॉर्म पे जो लड़के खड़े हुए थे मन चले, वो उसके आसपास मंडराने लगते हैं और कुछ कमेंट्स भी पास करने लगते हैं। हालांकि जो दीप्ति थी वो इन सब बातों से अनजान सिर्फ ट्रेन आने का वेट कर रही थी। वहीं पर प्लेटफॉर्म पे एक लड़का होता है जो लगातार दीप्ति को घूर रहा था। वो उसके आसपास मंडराता है, कई बार उसे टच करने की भी कोशिश करता है, लेकिन दीप्ति इधर उधर बिल्कुल नहीं देखती। वो तो बस ये था कि दिल्ली की ट्रेन कब आए और उस ट्रेन में जाके बैठ जाए। लेकिन काफी देर तक जब लड़की कोई रिएक्ट नहीं करती तो वो लड़का वहीं पास में खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद दिल्ली जाने वाली दुरंतो ट्रेन आ जाती है। इसके बाद दीप्ति के पास जो टिकट था वो स्लीपर का टिकट था। वो स्लीपर कोच के पास पहुंचती है, अपने भारी भारी बैग उठाकर वो ट्रेन के अंदर बैठने लगती है। इसके पीछे पीछे वो लड़का जो लगातार उसे घूर रहा था और उसके आसपास टच करने की भी कोशिश कर रहा था, वो भी उसके पीछे पीछे उसी ट्रेन में चल देता है। हालांकि उसे भी यही ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन दोस्तों उसके पास में एसी कोच का टिकट होता है। लेकिन वो दीप्ति को देख के इतना फिदा हो गया था कि वो एसी को छोड़ वो स्लीपर वाली कोच में ही घुस जाता है और जाके साइड में खड़ा हो जाता है। इसके बाद दीप्ति अपने टिकट वाली सीट को ढूंढती है और वहां जाके बैक साइड में रखने के बाद और वो वहां खिड़की पर बैठ जाती है। लेकिन लड़का उसको नोटिस नहीं होने देता और साइड में से ही उसे लगातार देखता रहता है। थोड़ी देर के बाद ट्रेन हावड़ा स्टेशन से चल पड़ती है दिल्ली की तरफ। धीरे धीरे ट्रेन चलती है। काफी दूर चलने के बाद अब एक एक करके लोग उस सीट पर बैठने के लिए आने लगते हैं। दीप्ति लगातार सबको मना करती है और बोलती है कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे लेटना है। एक आता है, दो आते हैं, कोई कहता कि मुझे अगले स्टेशन पे आसनसोल पे उतरना है, कोई कहता पटना जंक्शन उतरना है, कोई कुछ कहता। लेकिन दीप्ति किसी को भी बैठने का अलाउ नहीं कर रही थी। ये लड़का खड़ा हुआ दूर से लगातार ये चीज देख रहा था और उसे लग रहा था कि शायद दीप्ति उसे भी ना बैठने दे। अब ट्रेन काफी आगे निकल चुकी थी और अब कोई भी उस सीट पे बैठने के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन उसने देखा कि दीप्ति अभी भी साइड में बैठी हुई है और खिड़की के बाहर की तरफ देख रही है। वो मौका देखता है और जाके उसकी सीट पे अपना बैग रख देता है। जैसे ही बैग रखता है तो दीप्ति बोलती है कि आप बैग हटा लीजिए, मेरी तबीयत खराब है, मुझे यहाँ पर बैठना है। लड़का कहता है कि मुझे थोड़े आगे जाना है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ देर बैठने दो। ये आवाज सुनते ही दीप्ति थोड़ा चौंक जाती है और वो निगाह उठा के जैसे ही उस आदमी को देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये तो उसका तलाकशुदा पति राहुल है, जिससे 7 साल पहले उसकी तलाक हो गई थी। इसके बाद वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगती है और कहती है कि बैठ जाइए। इसके बाद वो वहां बैठ जाता है। लेकिन राहुल लगातार अभी भी दीप्ति को देख रहा था और सोच रहा था कि ये दीप्ति कितनी बदल गई। पहले कितनी अच्छी हंसमुख थी, कैसे बातें करती थी, और आज कितनी गुमसुम है, इसे पता ही नहीं कि इसके आसपास कोई है। अब जो राहुल था वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन काफी हिम्मत करने के बाद राहुल आके दीप्ति से पूछ ही बैठता है कि दीप्ति क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहती क्यों, मुझे क्या हुआ? कहती क्या तुम दिल्ली इलाज कराने जा रही हो अपना? कह रही नहीं, मुझे कुछ काम है। आपने ऐसा क्यों पूछा? वो कहते कि नहीं, वो आप बोल रहे थे ना कि यहाँ मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, तो मुझे लगा। कहते ना ना ना, वो तो मैं चाहती नहीं कि मेरे पास कोई भी लड़का आके बैठे, इसलिए मैंने सबको मना कर दिया। और दिल्ली मेरी एक फ्रेंड्स रहती है, वहां मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे दिल्ली जाना है। इसके बाद वो चुप हो जाती है। अब ऐसे ही प्रदीप धीरे धीरे उससे बातें करने की कोशिश करता रहता, लेकिन दीप्ति हाँ और ना के सिवा कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही करते करते खाने का टाइम हो जाता है। दीप्ति अपना बैग उठाती है और उसके बाद वहां से टिफिन निकाल के खाने लगती है। वो देखती है कि प्रदीप खाना नहीं लाया, तो वो पूछते हैं कि क्या आपके पास खाना नहीं है? वो कहता नहीं, मैं खाना नहीं ला पाया। इसके बाद दीप्ति उसे अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी देती है, कहती कि ये खा लो। हालांकि प्रदीप बोलता है कि अब तो मेरा कोई हक भी नहीं बनता ये रोटी खाने का। दीप्ति बोलते कोई बात नहीं, अपनी पत्नी समझ के ही खा लो, शायद जिंदगी में फिर कभी नसीब हो या ना हो।
हालांकि प्रदीप वो रोटी ले लेता है, लेकिन साथ ही ट्रेन के अंदर 2 प्लेट थाली, वेज थाली का ऑर्डर भी दे देता है और उसके बाद वो दोनों बैठ के खाने लगते हैं। अब धीरे धीरे इन लोगों की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे करते करते अब करीब रात हो चुकी थी। इसके बाद दीप्ति थी, वो अपना बैग खोलती है और उसमें से एक ब्लैंकेट निकाल के उसे ओढ़ के बैठ जाती है। लेकिन प्रदीप को देखती है कि उसके पास में कोई ब्लैंकेट नहीं है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास ब्लैंकेट नहीं है, सर्दी बहुत तेज हो रही है। वो कहता है कि मैं थोड़ा जल्दबाजी में आया था, इसलिए मैं ब्लैंकेट ला नहीं पाया। हालांकि बात यह थी कि प्रदीप के पास एसी कोच का टिकट था और उसे पता था कि एसी के अंदर ब्लैंकेट और खाना दोनों चीजें मिलती हैं, इसलिए वो कुछ भी लेके नहीं चला था। इसके बाद कुछ देर सोचने के बाद दीप्ति कहती है कि सर्दी बहुत ज्यादा है, तुम मेरे ही कंबल में आ जाओ वरना सर्दी लग जाएगी। इसके बाद जो प्रदीप है वो मजाक करने लगता है, कहता है कि अरे नहीं, इस पर पानी गिर गया तो शायद तुम फिर से मुझे दोष दोगे और पूरी रात मुझसे लड़ोगे और दोनों ही बिना कंबल के रात गुजारेंगे। इतना सुनते ही दीप्ति भी थोड़ा मुस्कुराने लगती है। दरअसल दोस्तों क्या हुआ था, जब इन दोनों की डाइवोर्स नहीं हुई थी तो इनके कंबल को लेकर एक बार इनके बीच में झगड़ा हो गया था और उन्हीं झगड़े में जो एक गिलास पानी था वो कंबल पर गिर जाता है, जिसकी वजह से कंबल पूरा भीग गया था और उस वजह से पूरी रात उन्हें बिना कंबल के गुजारनी पड़ी थी। और दीप्ति और राहुल एक दूसरे को लगातार दोष देते रहे थे। उनको वही बात याद आती है, कहता है कि नहीं मैंने। इसके बाद दीप्ति कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। इसके बाद में दीप्ति और राहुल अब एक ही कंबल के अंदर होते हैं। इसके बाद दीप्ति पूछती है कि अच्छा घर परिवार में सब कैसे हैं, आंटी अंकल कैसे हैं। इसके बाद राहुल बताता है कि आंटी तुम्हारे सामने ही काफी बीमार रहती थी, लेकिन 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। ये सुनने के बाद दीप्ति को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद दीप्ति पूछती है कि अच्छा वो चुटकी कैसी है, तुम्हारी छोटी बहन। दरअसल दोस्तों जो चुटकी थी उन दोनों की बहुत पटती थी, कोई कह ही नहीं सकता था कि ये ननद भाभी हो, दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। उसके बाद राहुल बताता है कि उसकी हमने 4 साल पहले शादी कर दी और वो इस समय कोलकाता में ही रहती है। ये फिर दीप्ति राहुल से पूछती है अच्छा तुमने भी तो शादी कर ली होगी, घर परिवार में सब कैसे हैं। वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे जाने के बाद मैंने कभी शादी का सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैंने पूरी जीवन ऐसे ही रहने का फैसला किया। इसके बाद वो बताता है और दीप्ति तुम्हें पता है मैंने सारा ड्रिंक करना ये सब चीजें छोड़ दिया। ये सुनने के बाद दीप्ति कहती है मुझे विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हारी कसम। दीप्ति कहती है मेरी कसम क्यों खा रहे हो, मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। वो कहता है अच्छा चलो किसी और की कसम, जिसकी कसम कहो मैंने सच में छोड़ दी। ये सुनने के बाद दीप्ति खुश होती कहती है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने ये शराब छोड़ दी। काश की ये बात तुम्हें पहले समझ आ गई होती और तुमने उस समय ये शराब पीना छोड़ दिया होता तो आज ये दिन हमें ना देखने पड़ते। दरअसल दोस्तों राहुल और दीप्ति के बीच जो तलाक का मुख्य कारण था वो ड्रिंक ही थी, क्योंकि राहुल को ड्रिंक की बहुत बुरी आदत थी और वो साथ में गैम्बल भी करता था। नशे में वो अक्सर दीप्ति के साथ मारपीट भी करता था और इससे वो बहुत ज्यादा परेशान थी। कई बार लोगों ने, समाज ने समझाया भी, माता पिता ने भी बहुत समझाया, लेकिन राहुल ने किसी की बात नहीं सुनी और सिर्फ रात दिन शराब के नशे में डूबा रहता। धीरे धीरे बात बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो दीप्ति के साथ बहुत ज्यादा जुल्म करता है। इसके बाद जो राहुल के माता पिता थे वो दीप्ति से कहते हैं कि बेटा हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा इतना खराब होगा, हमें तो लगा था कि शायद शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और सुधर जाएगा। अब तुम अपना जीवन बर्बाद मत करो, तुम इसको छोड़ के कहीं और चले जाओ और अपना जीवन फिर से शुरू कर दो। इससे ऐसे ही चलते हुए उन दोनों का फिर डाइवोर्स हो जाता है और इसके बाद वो अलग रहने लगते हैं। दोस्तों इसके बाद रोशनी कहती है कि देखो राहुल, अब तुमको शादी कर लेनी चाहिए, अब तुमने पुरानी आदतें भी छोड़ दी हैं, तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस भी है और अब तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए। हालांकि राहुल का जवाब ना ही था। इसके बाद राहुल दीप्ति से पूछता है कि क्या तुमने शादी कर ली। वो कहती है कि नहीं अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं कर लूँगी, क्योंकि तुमने अभी मुझसे पूछा ना कि दिल्ली किस लिए जा रहे हो। दरअसल दिल्ली में जो मेरी फ्रेंड्स हैं वहाँ उसने मुझे एक रिश्ता बताया है और हमारी बात लगभग पक्की हो चुकी है। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं वहीं शादी करके और फिर दिल्ली में ही परमानेंटली सेटल हो जाऊंगी। ये सुनने के बाद राहुल को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि राहुल मन ही मन सोच रहा था कि शायद हम एक बार फिर से एक हो सकते हैं, लेकिन उसकी उम्मीदें पे पानी फिर जाता है। इसके बाद राहुल कुछ नहीं बोलता, कहता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ।
इसके बाद वो लेट जाते हैं। वो देखते हैं कि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है और राहुल के सर को सर्दी लग रही है। इसके बाद वो अपने बैग से एक मफलर निकालती है और राहुल को देते हुए कहती है कि इसे बांध लो, वरना तुम्हारे सर पर सर्दी बैठ जाएगी और तबीयत खराब हो जाएगी। वो उसको मफलर को लेता है, अपने सर से बांधता है और सो जाता है। सुबह उठते हैं। सुबह उठने के बाद चाय नाश्ता करते हैं। फिर थोड़ी बहुत इन लोगों के बीच में बातें होती है। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि दीप्ति ही और राहुल दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से कह नहीं पा रहे। ऐसे ही करते करते दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाता है। रेलवे स्टेशन पर उतर के अब वो जाने लगते हैं। राहुल कहता है कि ये तुम्हारा मफलर था जो तुमने मुझे रात दिया था। तो दीप्ति कहती है कि इसे आप अपने पास ही रख लो, मेरा तरफ से एक गिफ्ट समझ के। हालांकि ये मैंने अपने हाथ से उस लड़की के लिए बनाया था जिसके साथ मेरा रिश्ता होने वाला है, लेकिन मैं उसके लिए अब दूसरा बना लूंगी। इसके बाद राहुल उसको रखते हुए कहता है, अगर दीप्ति बुरा ना मानो एक बात कहूँ। दीप्ति पूछती है तो वो कहता है कि क्या हम एक बार फिर से साथ नहीं रह सकते? मेरा विश्वास करो, मैंने सभी बुरे काम छोड़ दिए हैं, बुरी आदतें खत्म कर दी है। अब मैं बहुत अच्छा बन गया हूँ, अब मेरा बिजनेस भी है, सारी चीज़ है। अब मैं ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी बहुत कमी है। हालांकि रोशनी साफ कह देती है कि इन चीज़ों के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। इसके बाद राहुल कहता है कि अच्छा चलो ये तो बताओ तुम्हें जाना कहाँ है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ, दिल्ली में मैं कई साल से रह रहा हूँ। इसके बाद में वो बोल देती है कि मेरी फ्रेंड्स आने वाली है और उसी के साथ मैं जाऊंगी। कुछ ही देर में उसकी फ्रेंड्स भी आ जाती है जिसका नाम नेहा होता है। नेहा आवाज़ लगाती है और उसके बाद जो दीप्ति और नेहा दोनों साथ साथ चले जाते हैं। नेहा पूछती है कि ये आदमी कौन था जो तुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। वो बताती है कि ये मेरा एक्स हस्बैंड था और चाहता है कि हम लाइफ में एक बार फिर से एक साथ रहें। ये सुन के नेहा बोलती है कि भाड़ में जाए ये और इसे दिखा दे कि तू क्या है, इसने तेरी कदर नहीं करी थी। और इसके बाद वो हंसते हुए बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं। नेहा उसे अपने रूम पर ले जाती है और कहती है कि कल सुबह हम उनसे मिलेंगे। उधर जो राहुल था वो भी अपने घर पहुंचता है और उसके बाद अपने बिजनेस पे चला जाता है। उसकी अपनी फैक्ट्री थी जहां पे करीब 40-50 लोग काम किया करते थे और उसके जीवन में अब कोई कमी नहीं थी। अगले दिन तैयार होकर नेहा और दीप्ति दोनों उस ऑफिस पहुंच जाते हैं जहां पर वो लड़का उनका वेट कर रहा था। वो कहती है कि तुम रोशनी यहाँ रुको, मैं सर से मिलकर आती हूँ। वो कहती है कि सर मैंने जिस लड़की के बारे में आपसे कहा था वो लड़की आ चुकी है। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है ले आओ। नेहा बाहर जाती है और दीप्ति को ले आती है। नेहा आगे होती है, दीप्ति पीछे होती है। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचती है तो दीप्ति देखती है कि जिस रिश्ते के लिए बताया था ये कोई और नहीं बल्कि ये तो वही राहुल है, इसका है एक्स हस्बैंड। राहुल भी एक बार में देख के चौंक जाता है क्योंकि उसे भी विश्वास नहीं था कि जीवन उसे एक बार फिर से उस मोड़ पर ले आएगा। वो इशारों इशारों में ही दीप्ति को चुप रहने के लिए बोलता है। इसके बाद नेहा दीप्ति की बहुत ज्यादा तारीफें करना शुरू कर देती है और कहती है कि इससे शादी करने के बाद आपका जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। राहुल कहता है कि तुम्हारी सारी बातें तो मैंने मान ली, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आपकी जो फ्रेंड्स है वो मुझे मैरिड लगती है। ये सुनने के बाद नेहा घबरा जाती है, कहती नहीं सर ये मैरिड नहीं है। कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जानते हो ये कौन है। और राहुल उसके बाद नेहा को बताता है कि ये उसकी पत्नी थी जिससे उसका डाइवोर्स हो गया था। इसके बाद मानो नेहा के तो चेहरे का रंग ही उतर गया। उसे ने तो उम्मीद भी नहीं करी थी कि ऐसा होगा। इसके बाद जो राहुल है वो पूछता है कि अच्छा तुमने ये नहीं बोला कि मैं भी मैरिड नहीं हूँ, कुंवारा हूँ। कहते नहीं नहीं सर मैंने ये बता दिया था कि आपका डाइवोर्स हो गया, इतना भी मैंने झूठ नहीं बोला। इसके बाद तीनों हंसने लगते हैं और फिर राहुल जो है वो दीप्ति के पास जाता है, कहता है कि दीप्ति मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जीवन में बहुत सी गलतियाँ करी, तरह तरह की गलतियाँ करी हैं, सब कुछ किया है, लेकिन अब मैं उन सब चीज़ों को छोड़ चुका हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने सब बुरी आदतें छोड़ दी। आज मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, तुम यहाँ देख सकती हो, किसी से भी पूछ सकती हो, मैं बिल्कुल ड्रिंक नहीं करता और कोई भी गलत काम नहीं करता। मुझे सिर्फ एक मौका दो सुधरने का और मुझे अपने जीवन में आने का, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूँगा। और भी ना जाने क्या क्या वो बोलता है। इतना सुनने के बाद जो दीप्ति थी उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वो राहुल के गले लग के कहती है कि मुझे अब किसी से नहीं पूछना, मुझे विश्वास है कि अब तुम वैसे नहीं रहे। इसके बाद वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ, वहाँ पे पिताजी से मिलवाऊंगा। वो जाता है और घर पहुँच के कहता है कि पिताजी देखो मैं किसको लाया, तुम्हारी बहू को।
पिताजी जैसे ही देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसे बहुत दुआएँ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि ये बेटा तूने जीवन में सबसे अच्छा काम किया है। और उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि अब जल्दी से तुम लोग शादी कर लो बिना देर किए, ताकि कोई परेशानी ना आए। इसलिए अगले दिन ही उन लोगों की शादी की रस्में करा दी जाती हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं और नेहा को भी बहुत दुआएं देते हैं, कहते हैं कि नेहा सिर्फ ये तुम ही वजह थी कि जिस वजह से हम लोग जीवन में एक बार फिर से मिल सके। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे नेहा के बारे में, दीप्ति के बारे में और राहुल के बारे में? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।